हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द फार्मा स्कॉलर। सो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ हमारा फार्माकोलॉजी का एक चैप्टर है, दैट इज अ चैप्टर नंबर 6, जो कि है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अ हिमैटिनिक एजेंट्स, राइट। हिमैटिनिक एजेंट, सेकंड टॉपिक एंटीकोगुलेंट्स, तीसरा टॉपिक एंटीप्लेटलेट्स है एंड फोर्थ टॉपिक हमारा थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स है। सो ये चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज के वीडियो में मैं जो डिस्कस करूंगी टॉपिक दैट इज आवर हिमैटिनिक एजेंट्स। in next video we will discuss anticoagulants and antiplatelets and thrombolytic agents. Okay, so let's continue with the first topic, that is a hematinic agent. अगर मैं बात करूं what are the hematinics, so hematinics are those substance which provide a suitable condition for blood component formation and support the blood formation। यानी कि जो hematinics है ना, वो हमारे ऐसे substance होते हैं जो कि या तो एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे किसके लिए, ब्लड कंपोनेंट्स के फॉर्मेशन के लिए, या फिर ब्लड के फॉर्मेशन में सपोर्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। यानी कि ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ब्लड के कंपोनेंट्स को बनाने में हेल्प करना। ब्लड के कंपोनेंट्स जैसे हमारे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, लाइक दिस, ठीक है, या उसके जो फैक्टर्स हैं उनको बनाने में हेल्प करना, या ब्लड के ही फॉर्मेशन में हेल्प करना डायरेक्टली वैसे। सो इन सब्सटेंसेस को ही हम बोलते हैं हिमैटिनिक्स। अब इसमें कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं, लाइक जैसे आपने सुना होगा आयरन, या जिसको हम फेरस भी बोलते हैं, आयरन। एंड इसके अलावा ये सब सब्सटेंस क्या करते हैं, दीज सब्सटेंस आर रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड मेटाबॉलिज्म एंड, ऐसे आपने सुना होगा आयरन, राइट। तो आयरन क्या है, इट इज ऑल्सो हिमैटिनिक्स। सो हिमैटिनिक्स सिंपल भाषा में एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हमारे ब्लड कंपोनेंट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या डायरेक्टली हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। ये दो चीजें हमें याद रखनी है कि या तो हेल्प करेंगे फॉर्मेशन में या डायरेक्टली ब्लड का फॉर्मेशन करेंगे। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड द हिमैटिनिक्स। ओके, सो क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी नीड हिमैटिनिक्स, या इन सब्सटेंस की नीड क्या है, हमें क्यों चाहिए, या हम ये हिमैटिनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज सब्सटेंस, कि हमें ब्लड कंपोनेंट्स को फॉर्मेशन करने की जरूरत क्या है, या हमें ब्लड फॉर्मेशन करने की जरूरत क्या पड़ रही है। हमारी बॉडी में तो नेचुरली ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर हमें इन सब्सटेंस का रिक्वायरमेंट है क्या। सो एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन का नाम है एनीमिया, राइट। आपने सुना होगा अगर एनीमिया। सो एनीमिया क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी की जो ब्लड सेल्स है ना, या आप अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो लो हो जाती है, दैट इज द एनीमिया, राइट। यानी कि एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जा रही है एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है ब्लड का वो रिड्यूस हो जा रहा है। अब देखिए सिंपल फंडा क्या है कि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से ही बाइंड करता है कि जितना अमाउंट में हीमोग्लोबिन रहेगा उतने ही हीमोग्लोबिन से हमारा ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होगा। कुछ इस तरीके से समझिए आप, राइट। यानी कि हमारे ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन जो है वो ट्रैवल करेगा, वो हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को कैरी करेगा, राइट। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन का रिलेशन क्या है, देखिए सिंपल बात क्या है ना कि हमारी बॉडी में क्या है ना कि ब्लड सेल्स होती हैं, तो हम बोलते हैं वैसे तो 3 टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं। इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में आरबीसी नाम की एक सेल है जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती है, राइट। अब इस आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। एंड ये जो हीमोग्लोबिन है इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। एंड इस हीमोग्लोबिन का काम होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन है ना उसको अपने साथ बाइंड करके एंड बॉडी के हर एक सेल को ट्रांसपोर्ट करना। यानी कि अगर बॉडी में ऑक्सीजन का या सेल्स में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, इट मीन्स कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम है। एंड हीमोग्लोबिन का लेवल किस पे डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ आरबीसीज हैं, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ आरबीसीज रहेंगी उतना ही हमारा हीमोग्लोबिन होगा एंड उसी उतने ही हीमोग्लोबिन से हमारा ऑक्सीजन बाइंड होगा।
If we have decreased number of RBC, this shows that we have decreased hemoglobin and this may lead to the decreased oxygen. So इसीलिए जो हमारे एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें बॉडी में ऑक्सीजन की, आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में आरबीसी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है एंड इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। ओके, सो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आरबीसी का जो लेवल है वो क्यों डिक्रीज होगा या किस तरीके से आरबीसी का जो है वो डिस्ट्रक्शन होगा। तो देखिए आरबीसी का लेवल दो तीन तरीके से कम हो सकता है। या तो इस आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो ना हो रहा हो, ठीक है, या फिर आरबीसी का बहुत तेजी से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि जितनी तेजी से वो बन रही हैं उतनी ही तेजी से वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, ठीक है। यानी कि फॉर्मेशन भी या तो हो सकता है कम हो रहा या उसका डिस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है, इस वजह से भी हो सकता है कि आरबीसी का लेवल बॉडी में कम हो जाए। इसके अलावा अगर किसी को हीमोरेज की कंडीशन हो गई, हीमोरेज मतलब जैसे कि एक्सेसिव कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो गई एंड उससे बॉडी से ब्लड लॉस हो गया, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से भी बॉडी में आरबीसी का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा एंड ऑक्सीजन कम हो जाएगा। सो ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से एनीमिया टाइप कंडीशन जनरेट हो जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि कोई डिजीज कंडीशन है, मान लीजिए कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई क्रोनिक कंडीशन चल रही है, या प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि डिलीवरी के ड्यूरेशन में या ड्यूरिंग लेबर या मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरेशन में बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया है। सो इस सब कंडीशन की वजह से बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन हो गया है एंड बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है। अब हमें क्या करना रहेगा कि भाई, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा ना, तो जो सेल्स हमारी क्या है वो ऑक्सीजन पे ही डिपेंडेंट है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो जाएगा तो सेल्स ऑक्सीजन की कमी से डाई होने लगेंगी। तो हमें अब क्या करना रहेगा, हमें ऐसे सब्सटेंस यूज करने पड़ेंगे या ऐसे सब्सटेंस देने रहेंगे जो या तो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करें, राइट, उनका डिस्ट्रॉय होने से बचा दें, या फिर ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा आपस में बाइंड करें, ऐसे सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होगी। सो इट मीन्स कि वी नीड दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इन्वॉल्व इन द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो, या फिर अगर कभी कभी एक ऐसी कंडीशन भी जनरेट हो जाती है जिसमें कि आरबीसी तो हैं बट इस आरबीसी के अंदर लो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है, ठीक है। या फिर आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में आरबीसी तो हैं बट इस आरबीसी के अंदर, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे रुको, कंडीशन और होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी में या तो आरबीसी का जो है फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, या फिर उसका डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैंने बोला कि हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। ये तो मैंने अभी आपको बात बताई। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें कि हमारी बॉडी में आरबीसी तो हैं लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है कैरी करने की वो रिड्यूस हो जाती है। वैसे कैसे कि भाई आरबीसी तो है लेकिन फिर भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैसे रिड्यूस हो रही है, फिर भी एनीमिया कैसे हो जा रहा है? इसका रीजन क्या है कि हमारी जो आरबीसी है, दिस इज द आरबीसी, इस आरबीसी के अंदर पाया जाता है क्या, मैंने बोला हीमोग्लोबिन, राइट, हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन के अंदर एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आयरन, ठीक है ना, आयरन। अब ये जो आयरन है, यही आयरन अपने साथ ऑक्सीजन को वाइंड अप करता है एंड देन उस ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को बाइंड करके उसको ट्रेवल कराने का काम करता है। तो मींस अगर ये मान लीजिए ये आयरन का कंपोनेंट अगर रिड्यूस्ड रहेगा तो बॉडी में इंक्रीज्ड आरबीसी का लेवल भी हमारे लिए नॉट फंक्शनिंग कहला सकता है। यानी कि हमारी बॉडी में अगर आरबीसी तो है बट उनमें जो प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन जितना प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए उतना नहीं है, तो भी एक कंडीशन जनरेट हो जाएगी एंड उस कंडीशन को भी हम बोलेंगे एनीमिया, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। सो एनीमिया में ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आरबीसी का ही जो लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है तभी एनीमिया है। समटाइम्स आरबीसी का लेवल जो है वो उनकी जो काउंट है वो नॉर्मल है बट उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है उसके अंदर पाया जाने वाला जो आयरन है
वो उसका अमाउंट अगर कम रहेगा तो भी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड दैट इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ जनरेशन ऑफ एनीमिया, राइट। सो हमें कुछ ऐसे सब्सटेंस चाहिए इस एनीमिया को ट्रीट करने के लिए जो या तो आरबीसीज के फॉर्मेशन अगर डिक्रीज हो गई हैं तो या तो आरबीसीज के फॉर्मेशन में हेल्प करे, या फिर अगर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है या आयरन कम है तो इस आयरन के को सब्स्टिट्यूट कर सके, एंड आयरन के या तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करे या इस आयरन को सब्स्टिट्यूट करके हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करके ट्रांसपोर्ट कर सके, राइट। सो इन्हीं सब्सटेंस को हम बोलते हैं हिमैटेनिक्स। सो हिमैटेनिक्स ऐसे सब्सटेंस हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो या तो ब्लड कंपोनेंट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, राइट, या फिर खुद ब्लड का फॉर्मेशन करेंगे या ब्लड के फॉर्मेशन को सपोर्ट करेंगे, राइट। सो इन्हीं सब्सटेंस को हमने क्या बोला है, हिमैटेनिक्स। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हिमैटेनिक्स में ऐसे सब्सटेंस भी आते हैं कि जो हमारे आरबीसीज के अंदर जो कंपोनेंट है उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो उन्हीं के बेसिस पे हम हिमैटेनिक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ डोजेज एंड एक्टिविटी हमने हिमैटेनिक्स को क्लासीफाई किया है 3 कैटेगरीज में। पहला होता है हमारा फर्स्ट, दैट इज अ आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो आयरन कंटेन करते हैं। मैंने अभी आपको आयरन का रोल बताया ना कि हमारी बॉडी में जो आरबीसी है, ब्लड में जो पाई जाती है, उस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, आयरन, एंड यही आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करेगा। अगर हमारी बॉडी में आयरन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप नहीं कर पाएगा, चाहे कितनी भी नंबर ऑफ आरबीसीज हो। सो आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो अगर हमारे हिमैटेनिक्स में इसीलिए आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। सो आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस हमारा फर्स्ट कैटेगरी। अब ये आयरन किस किस रूट से दिया जाता है, पहला दिया जाता है दैट इज अ ओरल आयरन, यानी ओरल रूट से, एंड दूसरा होता है पैरेंटल रूट से। ओरल रूट से जो हमारे आयरन सब्सटेंसेज हैं दैट इज अ फेरस फ्यूमरेट, ठीक है, फेरस सल्फेट, कार्बोनिल आयरन एंड फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ये जो आयरन सप्लीमेंट्स हैं ये हमेशा ओरल रूट से दिए जाते हैं। फिर आते हैं पैरेंटल रूट से कौन सा आयरन दिया जाता है, दैट इज आयरन डेक्स्ट्रान एंड फेरस सुक्रोज। दीज आर द पैरेंटल आयरन सप्लीमेंट्स, राइट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज मैंने अभी आपको बताया कि आयरन जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, बट हमारे हिमैटेनिक्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो ब्लड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेंगे एंड ब्लड को भी फॉर्म करेंगे, तो सपोर्टिंग रोल भी है। तो यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो ब्लड के मैक्चुरेशन या आरबीसी के मैक्चुरेशन में भी हेल्प करते हैं। अब ये मैक्चुरेशन को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक थ्योरी समझाती हूँ। नॉर्मल आरबीसी है वो एक कई सारे स्टेजेस से होके गुजरती है, जिसको हम बोलते हैं बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन से फिर वो मैक्चुरेशन में एंटर करती है, यानी कि हमारी जो आरबीसी है वो एक नॉर्मल ब्लास्ट सेल से कन्वर्ट होकर के इरिथ्रोसाइट में जाती है, यानी कि आरबीसी, कंप्लीट आरबीसी, इसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, राइट। सो ये कई सारे स्टेजेस से होकर के गुजरती है, एंड इन स्टेजेस को ही हम बोलते हैं मैक्चुरेशन ऑफ आरबीसी। जैसे मान लीजिए एक फीटस है या एक न्यूबॉर्न बेबी है, तो धीरे धीरे एक डेवलपमेंट स्टेज में आने के बाद एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है। सो वो क्या है, इसका एक मैक्चुरेशन फेज है। तो सेम वैसे ही हमारी जो आरबीसीज होती हैं वो स्टार्टिंग उसकी जो होती है वो दैट इज अ नॉर्मल एक ब्लास्ट सेल होती है, एंड फिर वो मैच्योर होकर के कई सारे स्टेजेस को क्रॉस करके देन वो एक मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैच्योरेशंस की हमें मैच्योरेटिंग सब्सटेंस की जरूरत क्या है, यानी ऐसे सब्सटेंस जो आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, ऐसे सब्सटेंस की जरूरत है क्यों। सो होता क्या है, कभी कभी की जो आरबीसी है वो प्री मैच्योर रह जाती हैं। प्री मैच्योर इन द सेंस कि वो उनकी जो इनिशियल स्टेज है उस स्टेज से वो फाइनल स्टेज में एंटर नहीं कर पाती हैं, या बोल सकते हैं कि मैच्योर नहीं हो पाती हैं, एंड ये जो प्री मैच्योर आरबीसी हैं ये फिर ब्लड में एंटर कर जाती हैं, राइट। अब जाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल साइकिल से एक एबनॉर्मल साइकिल डिफर करती है, राइट। यहाँ पे जो रोल हमारी मैच्योर आरबीसी का है वो हमारी कभी भी इमैच्योर आरबीसी नहीं कर सकती। इट मीन्स कि इमैच्योर आरबीसी दे आर अनेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन सफिशिएंट अमाउंट। अब वो इमैच्योर है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन जो है वो सेल्स में नहीं जाएगी एंड सेल्स जो है वो डाई होने लगेंगी। सो दिस इज अ टाइप ऑफ एनीमिया जिसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया, राइट। तो इस कंडीशन में भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो गया एंड हमारी एक एनीमिया की कंडीशन जनरेट हो गई। सो इस कंडीशन में भी हमें ऐसे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। अब ये जो इमेच्योर से मैच्योर का स्टेज होता है इसमें कई सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे आप बोल सकते हैं कि आयंस इन्वॉल्व होते हैं इन आरबीसीज को मैच्योर करने में, लाइक फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12। सो ये सब जो सब्सटेंस हैं ये इस इमेच्योर आरबीसी को मैच्योर में कन्वर्ट करते हैं। तो कभी कभी
ये फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो आरबीसी है वो मैच्योर नहीं हो पाती है एंड एक कंप्लीट आरबीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाती, राइट। सो यहाँ पे हमें मैच्योरिंग सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करें। सो इमेच्योर आरबीसी दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द मैच्योर आरबीसी एंड which will be now able to convert which will be now able to transport the sufficient amount of oxygen into the cells, right? So that is a maturation activity, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो हमारे आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। इसमें हमारे आते हैं वाइटामिन, ये वाइटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आता है हमारा वाइटामिन B12, राइट, एंड फॉलिक एसिड। दीज आर द सब्सटेंस विच इन्वॉल्व इन द मैच्योरेशन ऑफ द आरबीसी, राइट। फिर आता है थर्ड कैटेगरी, दैट इज अ हिमैटेनिक्स एडजुवेंट, यानी कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन में, लेकिन सपोर्टिंग रोल होता है इनका। आप ये बोल सकते हैं कि कुछ इनकी वजह से आरबीसीज के फॉर्मेशन में इफेक्ट आ सकता है। जैसे हमारा आता है एक पायरिडॉक्सिन, ठीक है, एंड दूसरा होता है हमारा राइबोफ्लेविन, कॉपर। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। सो इसलिए इनको बोलते हैं हिमैटेनिक एडजुवेंट्स। तो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ द हिमैटेनिक्स एंड इन्हीं के बारे में हम डिटेल में आज समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला क्या है हमारा, दैट इज अ आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस। तो हमारे फर्स्ट दैट इज अ ओरल आयरन एंड पैरेंटल आयरन। सो ओरल प्रिपरेशंस में हमारे कौन कौन से आते हैं, दैट इज अ फेरस सल्फेट, राइट। फेरस सल्फेट क्या कितना 20% हाइड्रेटेड सॉल्ट कंटेन करता है, ठीक है, एंड 32% एलिमेंटल आयरन कंटेन करता है, ठीक है। एंड ये हमारी सबसे ओल्डेस्ट प्रिपरेशन है, सबसे ज़्यादा फेरस सल्फेट ही जो ओरल प्रिपरेशन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। फिर सेकेंड प्रिपरेशन आती है, दैट इज हमारी फेरस फ्यूमोरेट, जिसमें कि 33% एलिमेंटल आयरन होता है। एक चीज़ माइंड में आप लोग के क्वेश्चन होगा कि वाई वी डू नॉट यूज 100% ऑफ आयरन। हमें जो सॉल्ट दिए जा रहे हैं उसमें 23% आयरन है, उसमें 33% एलिमेंटल आयरन है, पूरा 100% आयरन क्यों नहीं है? द आंसर इज दैट कि अगर हम हमारी बॉडी को 100% आयरन देंगे सो वो हमारी बॉडी को काफ़ी हैवी एब्जॉर्प्शन, या आप बोल सकते हैं कि एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी हैवी होगा, राइट। इसीलिए इतना अमाउंट ऑफ आयरन दिया जाता है। एंड अगर एब्जॉर्प्शन काफ़ी हैवी होगा तो दिस में लीड टू द कॉन्स्टिपेशन, राइट। सो इसलिए एक अमाउंट ऑफ आयरन ही दिया जाता है। सो दिस इज द फेरस फ्यूमोरेट एंड नेक्स्ट इज द फेरस ग्लूकोनेट, जिसमें कि 12% एलिमेंटल आयरन दिया जाता है, राइट। एंड अब क्या है एडवर्स इफेक्ट, क्या है इसका, दैट इज अ नोजिया, नोजिया कर सकता है, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, यानी कि वॉमिटिंग इंड्यूस कर देगा, पेट में बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होगा, ये कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगी, एंड ब्लैकनिंग ऑफ टीथ होने लगती है, क्योंकि जो भी लोग आयरन प्रिपरेशन लेते हैं ना तो उनके जो टीथ है ना उनमें स्टेनिंग होने लगती है, क्योंकि आयरन का डिपोजिशन होने लगता है। ज़्यादातर लिक्विड प्रिपरेशन, जो लोग लिक्विड प्रिपरेशन लेते हैं ना, ज़्यादातर उनके टीथ में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर आता है हमारा पैरेंटल प्रिपरेशंस। पैरेंटल प्रिपरेशंस में हमारे आयरन आता है आयरन सॉर्बिटॉल एंड सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स एंड आयरन डेक्स्ट्रा, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसे न्यूअर फॉर्मुलेशंस भी हैं लाइक फेरस सुक्रोज, फेरस कार्बोक्सी मैल्टोज, राइट, आयरन आइसो माल्टोसाइड एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारी हमारी न्यूअर फॉर्मुलेशंस हैं आयरन की प्रिपरेशंस की। अब जो हमारी पैरेंटल आयरन थेरेपी है वो किस कंडीशन में दी जाती है, लाइक अगर कोई पर्सन को इनटॉलरेंस, ओरली वो पर्सन आयरन नहीं ले पा रहा है तो उसी कंडीशन में हम पैरेंटल रूट से आयरन थेरेपी देते हैं, या उसका आयरन का एब्जॉर्प्शन वो उसकी बॉडी नहीं कर पा रही है तो उस कंडीशन में भी हम उसको पैरेंटल रूट से आयरन देंगे। या फिर वो ओरल आयरन या ओरल रूट से आयरन नहीं ले पा सकता, या पेशेंट जो है वो सबकॉन्शियस नहीं है तो उस कंडीशन में भी हम उसको ओरल रूट से आयरन नहीं देंगे। या फिर उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर आयरन डेफिशिएंसी है तो ओरल रूट से देने पे क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ जो ड्रग आप बोल सकते हैं कि डोज है उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ आयरन ही हमारी बॉडी में स्लोली एंटर कर सकता है, तो एंटर करता है। सो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी होती है तो उसको तुरंत पैरेंटल रूट से आयरन दिया जाता है ताकि डायरेक्टली उसके ब्लड में एंटर करे वो आयरन, राइट। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को रीनल डिजीज यानी किडनी डिजीज है तो उस कंडीशन में भी हम उसको पैरेंटल रूट से ही आयरन देंगे, राइट। इसके अलावा कितना देना चाहिए भाई, ये डिपेंड करता है ऑन द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट्स हैं उनमें कितना अमाउंट ऑफ आयरन का कमी है या कितना उनको देने का रिक्वायरमेंट है, ये कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। अगर एक नॉर्मल एचबी की बात करूँ तो फीमेल्स में 14 to 60 मेल्स में 14 to 60 ग्राम परसेंट होना चाहिए हीमोग्लोबिन, एंड वुमेन में 12 to 14 ग्राम परसेंट होना चाहिए, ठीक है ना। बट जो थेरेपेटिक यूजेस ऑफ आयरन, आयरन का थेरेपेटिक यूज क्या है, मैंने आपको बताया अभी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बताया ना कि भाई आयरन की कमी हो जाएगी हमारी आरबीसी में
जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन को हमने क्या बोला, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आयरन देते हैं। आयरन ऐसा क्यों देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो बोल सकते हैं कि आरबीसी का जो लेवल है, आप ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फीटस के डेवलपमेंट के लिए भी एंड बॉडी के डेवलपमेंट के लिए भी। सो ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होनी चाहिए, जिसके लिए उसके लिए क्या चाहिए, दैट इज़ अ आयरन। सो आयरन की डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए हमेशा प्रेगनेंसी में आयरन सप्लीमेंट ज़रूर दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट का हीमोरेज हो गया है या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया है, बॉडी से आरबीसीज जो है वो लॉस हो गई हैं, बॉडी में एनीमिया की कंडीशन जनरेट हो गई है, तो उस कंडीशन में भी हम उसको आयरन सप्लीमेंट देंगे, ताकि भाई और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो हमारी आरबीसी से, एंड ऑक्सीजन की कमी से सेल्स जो है वो डाई ना हो, राइट। उसके अलावा और किस कंडीशन में देंगे, न्यूट्रिशनल आयरन डेफिशिएंसी। अगर किसी पर्सन के जो डाइट है या उसके जो न्यूट्रिशन है उसमें अगर आयरन की कमी, क्योंकि आयरन का रोल मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई पर्सन की न्यूट्रिशन में आयरन की डेफिशिएंसी है तो भी उसको आयरन सप्लीमेंट दे सकते हैं एज अ ओरल रूट से, या फिर उसके अगर गट से आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, वो आयरन का इंटेक तो कर रहा है। देखिए एक फंडा है कि आयरन का इंटेक करना एंड उसका एब्जॉर्प्शन, दिस इज दे बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। हमारी बॉडी में एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है आयरन को एब्जॉर्ब करवा करके हमारी आरबीसी तक पहुंचाने में। सो वो इंट्रिंसिक फैक्टर की अगर कमी होगी तो हमारा कितना भी अगर हम आयरन इनटेक लेंगे तो हमारी आरबीसी में नहीं जाएगा। सो कभी कभी इसलिए पुअर एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हम आयरन सप्लीमेंट देते हैं। ओके, सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में एक पर्सन को 200 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन दिया जाता है, ठीक है ना, पर डे की रिक्वायरमेंट, दिस इज अ पर डे रिक्वायरमेंट, राइट, इन द फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है ना। एंड फेरस सल्फेट आप बोल सकते हैं कि थ्राइस इन अ डे दिया जाता है आफ्टर फूड टू मिनिमाइज गैस्ट्रिक इरिटेशन। हमेशा जो आयरन टैबलेट्स हैं वो हमेशा आफ्टर फूड दी जाती हैं, क्योंकि आयरन टैबलेट्स हमेशा कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस करती हैं, साथ साथ गैस्ट्रिक इरिटेशन इंड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से इनको हमेशा आफ्टर फूड बोला जाता है लेने के लिए, राइट। एंड नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो था हमारा कि भाई आयरन बोल सकते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, या आप बोल सकते हैं कि आयरन की कमी के लिए जो हम देते हैं प्रिपरेशंस, एक ओरल रूट से हमने दिया एंड एक पैरेंटल रूट से दिया, राइट। अब आता है हमारा दैट इज अ कि प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन, यानी कि किसी भी कंडीशन को आने से पहले हमने उसको प्रिवेंट कर लिया, दैट इज अ प्रोफाइलेक्सिस कंडीशन। जैसे कि हम ब्रश करते हैं टीथ, तो हम क्यों करते हैं, ताकि आगे फर्दर कभी गम्स में कोई बैक्टीरिया ना लग पाए या कोई भी टीथ प्रॉब्लम्स ना हो पाए, दैट इज अ प्रोफाइलेक्सिस, राइट। तो प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है किसी भी चीज को होने से, किसी भी डिजीज को या किसी भी कंडीशन को होने से प्रिवेंट करना, दैट इज अ प्रोफाइलेक्सिस। सो आयरन सप्लीमेंट्स हम प्रोफाइलेक्सिस कंडीशन में भी देते हैं, कि किसी पर्सन को अगर रिक्वायरमेंट है तो फ्यूचर में उसको आयरन डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए भी हम आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। अब ये किस किस कंडीशन में देते हैं, ज़्यादातर ये जो प्रोफाइलेक्सिस कंडीशन हमारी ज़्यादातर यूज़ होती है प्रेगनेंसी कंडीशन में, कि प्रेग्नेंट लेडी की आयरन की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होती है ड्यू टू देयर फीटस डेवलपमेंट। सो आगे उसको उसके फीटस को या उसको आयरन की डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए उससे प्रिवेंशन के लिए हम उसको प्रोफाइलेक्सिस के फॉर्म में आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसमें आयरन डेफिशिएंसी है हम तभी दे रहे हैं, हम प्रिवेंशन के लिए दे रहे हैं कि आगे फर्दर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, बिकॉज इन प्रेग्नेंट लेडीज द फीटस नीड्स द डेवलपमेंट, न्यूनेटल डेवलपमेंट, एंड न्यूनेटल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो न्यूरल ट्यूब्स है, उसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है फॉलिक एसिड का एंड आयरन का। सो इसलिए हम सबसे ज़्यादा प्रोफाइलेक्सिस के लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम देते हैं आयरन सप्लीमेंट। सो प्रोफाइलेक्टिक आयरन थेरेपी इज यूजुअली इंडिकेटेड ड्यूरिंग द pregnancy and infancy, and iron is required prophylactically to meet the increased demand by the growing fetus and uterus to combat loss during the labor, right. And for prophylaxis हम कितना elemental iron देते हैं, 100 mg of elemental iron is administered daily starting from the second trimester, ठीक है ना। इसके अलावा हम folic acid भी देते हैं 0.5 mg per day, right. So क्यों देते हैं, ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो, ये जो फीटस है उसमें जो क्योंकि बोल सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, ब्रेन सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो ब्रेन सेल्स एंड स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन फॉलिक एसिड एंड आयरन पे ही डिपेंड करता है। सो उसको कोई डिफेक्ट ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम आयरन सप्लीमेंट्स एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं हमारे मैक्चुरेशन फैक्टर्स। मैक्चुरेशन फैक्टर्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं
जो हमारे आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो हमारी आरबीसी जो है वो इमैच्योर रह जाएंगी एंड इमैच्योर आरबीसी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। सो कभी कभी क्या होता है कि ये मैच्योरेशन फैक्टर्स हमारे दो होते हैं, एक होता है हमारा विटामिन B12 राइट एंड फॉलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर ये कंपोनेंट नहीं है तो हमारी आरबीसी मैच्योर नहीं हो सकती, चाहे हमारी बॉडी में कहीं जो हमारी रेड बोन मैरो है ना वहाँ पे भी आरबीसी फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। तो वो एक प्री इरिथ्रोब्लास्ट कंडीशन से उसको इरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन में लाने के लिए हमारे B12 एंड फॉलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है राइट। सो ये विटामिन B12 एंड फॉलेट का अगर डिफिशियंसी होगा तो इमैच्योर आरबीसी का प्रोडक्शन होगा। तो इससे कॉम्बैट करने के लिए हम क्या देते हैं, विटामिन B12 एंड फोलेट्स राइट। एंड ये जो विटामिन B12 है एंड फोलेट, दिस इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द DNA सिंथेसिस, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो रिकमेंडेड ड्यूरिंग द प्रेग्नेंट लेडीज, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी जो न्यूनेटल या फीटस है उसके सेल्स फॉर्मेशन हो रहे होते हैं, तो सेल्स में DNA सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैच्योरेशन फैक्टर्स जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आरबीसी के प्रोडक्शन में भी, उनके मैच्योरेशन में भी एंड प्रेगनेंसी में जो यूट्रस है उनके आरबीसी के फॉर्मेशन में भी राइट। सो ये हमारे जो बोल सकते हैं विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की अगर डिफिशियंसी होगी तो डिफेक्टिव DNA इंड्यूस होता है, यानी कि जो DNA होगा वो डिफेक्टिव होगा राइट एंड एक कंडीशन जनरेट हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके हमारा विटामिन B12 है वो एक कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है जो कि सिंथेसाइज होता है हमारे कोलोनिक बैक्टीरिया से एंड प्रेजेंट होता है कहाँ पे, जैसे कि हमारे जो एनिमल ओरिजिन के जो फूड होते हैं ज़्यादातर, जैसे कि मीट, लीवर, एग, फिश, इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारा विटामिन B12 एंड ये हमारा विटामिन B12 इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीमोपोइसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ द आरबीसीज राइट। इसके अलावा जो हमारा फॉलिक एसिड है ये हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का एंड टेरिडीन न्यूक्लियस का। ये हमारा पाया जाता है फ्रेशी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ईस्ट में, किडनी बीन्स में एंड फ्रूट्स में। सो ये फॉलिक एसिड भी हमारा क्या है, एक मैच्योरिंग सब्सटेंस है। एक प्रेगनेंसी में कितनी रिक्वायरमेंट होती है फॉलिक एसिड की, दैट इज 500 to 800 माइक्रोग्राम पर डे। ओके so this is the maturation factors. Now come to the last, that is a hematopoietic growth factor, यानी कि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आरबीसी मैच्योर तो हो गई लेकिन उनके डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक है हमारे फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं हीमोपोएसिस ऑफ ब्लड कंपोनेंट। हीमोपोएसिस ऑफ ब्लड कंपोनेंट में अगर आपने एक चार्ट पढ़ा हो तो वहाँ पे एक स्टेम सेल होती है जो हमारे बोन मैरो में पाई जाती है एंड ये स्टेम सेल हमारी कई तरह की सेल्स में डिफ्रेंशिएट होती है राइट। सो जो हमारी आरबीसी के लिए अलग सेल होती है, डिफ्रेंशिएट होती है, हमारी प्लेटलेट के लिए अलग सेल में डिफ्रेंशिएट होती है, हमारे डब्ल्यूबीसीज के लिए अलग सेल में डिफ्रेंशिएट होती है। सो वो जो डिफ्रेंशिएशन है ना सेल का, स्टेम सेल से लेकर के आरबीसी में, वो डिफ्रेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमारी स्टेम सेल अगर डिफरेंट टाइप की सेल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होगी ना तो अलग अलग टाइप की सेल्स नहीं बन पाएंगी राइट। अगर एक ही सेल से हमारी 3 टाइप की सेल्स बन रही हैं, आप समझ लीजिए आरबीसी भी बन रहा है, उससे प्लेटलेट्स भी बन रहा है, उसी से हमारा डब्ल्यूबीसी की सेल्स भी बन रही हैं। सो इट मीन्स कि सेल्स का डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर डिफरेंशिएशन नहीं हो तो सेल एक ही टाइप की रहेगी, स्टेम सेल ही रह जाएगी। तो डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डिफरेंशिएशन के लिए एक फैक्टर होता है दैट इज द इरिथ्रोपोइटिन। अब ये इरिथ्रोपोइटिन जो है ये एक ग्रोथ फैक्टर है, ये आपने हीमोपोइसिस में पढ़ा होगा। ये ग्रोथ फैक्टर है जो कि सेल्स के डिफरेंशिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब कि जो हमारी स्टार्टिंग सेल है अगर वो डिफरेंशिएट होकर हमारी फाइनल सेल में कन्वर्ट नहीं होगी तो हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो सेल्स का डिफरेंशिएशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर सेल का डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो आरबीसी का लेवल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो किसी किसी पर्सन में जिनमें किडनी डैमेज रहेगा, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है किडनी से राइट, इट इज़ अ हार्मोन। सो अगर ये किडनी से ये इरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा तो सेल्स का डिफरेंशिएशन नहीं होगा एंड आरबीसी का लेवल जो है वो काफ़ी रिड्यूस होगा। इसीलिए हमने ज़्यादातर जो किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली जो बोल सकते हैं आरबीसी काउंट कम होगा, उनका हीमोग्लोबिन है, उनको जनरली एनीमिया होता ही होता है।
जस्ट बिकॉज कि किडनी के जो पेशेंट्स हैं दैट किडनी इज अनेबल टू फॉर्म द इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, एंड इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं होगा तो भाई सेल्स का डिफरेंशिएशन बहुत स्लो हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं कि कम होगा। सेल्स का डिफरेंशिएशन कम होगा तो आरबीसीज का या ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो काफी स्लो डाउन होने लगता है। सो इरिथ्रोपोइटिन इट इज अ ग्रोथ फैक्टर, डिफरेंशिएशन फैक्टर विच इज रिलीज फ्रॉम द किडनी, एंड अगर किडनी फेलियर है तो उस पेशेंट को इरिथ्रोपोइटिन फैक्टर दिया जाता है, ग्रोथ फैक्टर है। सो ये भी हमारा इसको हम ये हार्मोन है तो इसको कभी भी ओरल रूट से नहीं देंगे। कीप इन माइंड दैट नॉट एनी टाइप ऑफ हार्मोन गिवन बाय द ओरल रूट, all the hormones are given by the parenteral route side, right? So erythropoietin is always given with the parenteral route, so it is also come under the hematinics. Okay, so this is all about the hematinics. नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।